नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी और आपको अपडेट मिलती रहेगी। एक एक नजर सभी पर डालते हैं। देखिए, पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण की वोटिंग कल ही हुई है और अब तीसरे की तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरे चरण में कितना फीसदी मतदान कहाँ हुआ है, सबकी डिटेल यहाँ न्यूज़पेपर में दी हुई है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 64 और उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो 65% से ज्यादा मतदान हुआ है और इसमें सबसे जो अव्वल रहा है वो गोवा रहा है। इसके बारे में लिखा गया है कि अगर अमरोहा जिले की बात करें तो अमरोहा जिले ने 72.2% के साथ में बाजी मारी है। उत्तराखंड में करीब 65% वोट पड़े हैं। वहीं पर गोवा में सबसे ज्यादा 78.94% मतदान हुआ। तो यानी कि गोवा इसमें सबसे अव्वल नंबर पर रहा है। इसमें लिखा भी है कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को यानी कल, बीते हुए कल 64.42% मत पड़े हैं, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में ये आंकड़ा 65.10 यानी कि 65.10 प्रतिशत रहा। वहीं पर 78.94 यानी कि 78.94% से के साथ में गोवा 3 राज्यों में अव्वल रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान कुल 586 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि उत्तराखंड में 632 और गोवा में 301 प्रत्याशी भाग्य ईवीएम में इनका कैद हो चुका है। तो दो चरण के मतदान हो चुके हैं और इसमें जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत कैद हो चुकी है। आने वाले वक्त में ये साफ होगा और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिर्फ अभी 2 ही चरणों के मतदान हुए हैं। वहीं पर देखिए, एक और जो खबर है, इसको लेकर के आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। जेईई मेंस जीट की जो तारीखें हैं वो जल्द ही घोषित हो जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने तारीखें घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं इस महीने में ही इन परीक्षाओं की घोषित हो जाएंगी तारीखें। इसको लेकर के क्या लिखा गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के दूसरे टर्म की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित होने के बाद में छात्रों की निगाहें अब जेईई मेंस, नीट और सीयू सेट जैसी जो परीक्षाएं हैं उनकी तारीखों पर टिकी हुई हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जल्द ही इन सभी परीक्षाओं की तारीखें घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। तो जल्द ही इनकी तारीखें जो है वो भी सामने आ जाएंगी। वहीं पर देखिए, एक और खबर है जिसको प्रमुखता दी गई है कि सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 6000 नए क्लासरूम्स। छात्रों को अब नहीं खलेगी कमी, जून तक पूरा होगा काम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। इसको लेकर हम अपडेट भी आपको करते रहेंगे। क्या है कि दिल्ली को जल्द 6000 नए क्लासरूम्स मिलने जा रहे हैं। इसमें से 3,60,000 बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था होगी और इनमें इनके तैयार हो जाने के बाद में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, अब क्लासरूम की कमी उनको नहीं खलेगी, क्योंकि ज़्यादातर कुछ कहीं कहीं ये देखा जाता है कि क्लासरूम्स नहीं हैं, बच्चे कहाँ पढ़ें, इसके लिए बहुत परेशानियां पेश आती हैं। तो अब उनको ये कमी नहीं खलेगी। इन्हें जून तक तैयार करने की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने अब तक करीब 13,000 क्लासरूम तैयार किए हैं और भूमि मिलने में की दिक्कत के चलते सरकार मौजूदा स्कूलों में ही सेमी पक्का तकनीक से नए क्लासरूम बना रही है। तो ये बड़ी भी खबर है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनके लिए जो परेशानियां पेश आती हैं वो यही कि भाई क्लासरूम नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बहुत दिक्कतें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वहीं पर एक अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार की शराब नीति के खिलाफ भूख हड़ताल टाल दी है। इसको लेकर के क्या लिखा गया है, जो अपडेट है कि गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार की शराब नीति के खिलाफ अपनी प्रस्तावित जो भूख हड़ताल थी उसको टालने का फैसला किया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की शराब नीति के खिलाफ मैंने अपनी प्रस्तावित भूख हड़ताल निलंबित करने का निर्णय लिया है। मुझे संबंधित विभाग के सचिव से पत्र मिला है जिसमें उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि नीति लागू करने से पहले लोगों की मांग पर विचार किया जाएगा। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में शराब बेचने के फैसले के खिलाफ 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की थी। 14 फरवरी से
उन्होंने भूख हड़ताल शुरू होने की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और कहा था कि यदि सरकार ने पूरे राज्य की जनता और कामगारों की भावनाओं को पर विचार करते हुए फैसला वापस नहीं लिया तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। लेकिन अब इसको उन्होंने वापस ले लिया है क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। वहीं देखिए अब कोरोना की अगर बात करते हैं, कोरोना की उसमें यह है कि तीसरी लहर में 37 दिनों के बाद में 5 लाख से नीचे आए एक्टिव केस। ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। इसको लेकर क्या लिखा गया है, ये भी बड़ी खबर है कि इसको लेकर के आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर में 1.25 महीने के बाद में सक्रिय मामले 5 लाख से नीचे आ गए हैं, जिसमें लगातार दूसरे दिन संक्रमण के नए मामले भी 50,000 से कम पाए गए हैं। ये राहत की खबर है। और संक्रमण दर की बात करते हैं तो लगातार कम हो रही है। संक्रमितों की संख्या अचानक पहले देखा था कि अचानक से बढ़ जाती थी और उससे कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति पैदा होती थी, डर लगने लगता था। तो अब ये संक्रमण दर भी कम हुई है। दैनिक संक्रमण दर 3.19% और साप्ताहिक जो संक्रमण दर है वो 3.99% आ गई है। तो ये राहत की खबर है। इसको लेकर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वहीं एक हिजाब का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और लगातार उस पर राजनीति हो रही है। आप और हम लगातार देखते हैं, इस पर चर्चाएं भी होती हैं। हिजाब विवाद पर तनाव के बीच में कर्नाटक में स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए कि कोई भी ऐसी वैसी अप्रिय घटना ना हो। और तो इसी में हिजाब को लेकर के मचे बवाल के चलते करीब 1 हफ्ते की बंदी के बाद में कर्नाटक में सोमवार को 10वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए राज्य में स्कूलों के आसपास और मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ और बेंगलुरु में संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें धारा 144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री जो बोम्मई हैं उन्होंने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। हालांकि इसको लेकर के सियासत अभी थम नहीं रही है, लगातार इसमें बयानबाजी सामने आती ही रहती हैं। लोगों का कुछ कहना है कि अपनी अपनी बातें लोग इस मामले में रख रहे हैं और इसको लेकर के चर्चाएं, डिबेट आप लगातार देखते हैं। तो जो अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत लंबे समय के बाद में बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं, करीब 1 हफ्ते के बाद में, तो ये भी बड़ी खबर है। दूसरी तरफ एक और कि दिल्ली में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगी। देखिए प्लास्टिक पहले से ही बैन है, इसका कम से कम प्रयोग किया जाए, ये भी पहले भी कहा जा चुका है और इसको बीच में बिल्कुल बंद कर दिया गया था। लेकिन एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो मिल रही है कि 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामानों पर स्टॉक खत्म करने के आदेश हैं। इसको लेकर है देखिए कि कप, प्लेट, आइसक्रीम, गुब्बारे वाले जो स्टिक हैं, इन जैसी 16 चीज़ों पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक के उत्पादन, स्टॉक, खरीदने बेचने वालों की संपत्ति को सील कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये। देखिए क्या है कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैसला लिया है और कि दिल्ली के दुकानदारों को 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। और सीपीसीबी ने सभी दुकानदारों को आदेश जारी करके 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक से बने जो सामान है उनका स्टॉक खत्म करने के आदेश दिए हैं कि जो भी उनका स्टॉक है उसको तुरंत खत्म कर लिया जाए और उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अब तक जुलाई से प्लास्टिक के कप, प्लेट और जो आइसक्रीम, गुब्बारे हैं, इन सब के इस्तेमाल होने पर प्लास्टिक से बने जो स्टिक थी, इन जैसी 16 चीज़ों पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो और ये भी इसमें है कि जो स्टॉक है वो भारी जुर्माना जैसी कार्रवाई होगी। अगर स्टॉक इसके बाद भी मिलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं इसको लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे। वहीं देखिए एक और खबर है जिसको प्रमुखता दी गई है दैनिक भास्कर में ही कि आईसी एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने हैं। टाटा सन्स ने एल्कर आईसी को एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में नामित किया है और आईसी टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे। अब आईसी की नियुक्ति पर नियामकीय मंजूरी ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन गेम को जुआ मानने वाला जो कानून था उसको भी रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के उस कानून को अवैध बताया है जिसके तहत ऑनलाइन जो गेम है उसको जुआ करार दिया गया है। कानून के तहत अगर गेम के लिए पैसे ट्रांसफर होते हैं वो जुआ कहलाता है, अब ऐसी गेम जुआ नहीं कहलाएगी। तो ये भी देखिए इसको भी प्रमुखता दी गई है। वहीं पर
नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुले हैं, तो स्टूडेंट्स का वहाँ पर स्वागत हुआ है, स्टूडेंट्स का स्वागत किया गया, कहीं फूल दिया गया, वहीं कहीं पर चॉकलेट्स देकर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में बच्चे स्कूलों में आए हैं। और देखा गया कि उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने के लिए बाकायदा आए। अलग अलग तस्वीरें थी बच्चों के वहाँ पर पहुँचने की। इसको लेकर भी हम आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे, क्योंकि हालांकि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में ये सवाल था कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको इस तरह की बात की नाक पे हाथ नहीं लगाना है, मुंह पर हाथ नहीं लगाना है, ये बात बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जो स्कूल संस्थान है, स्कूल हैं, तो उसमें जो टीचर्स हैं वो इसका विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे। और पेरेंट्स क्योंकि स्कूल में तो मौजूद नहीं होते हैं, तो जिम्मेदारी टीचर्स की बनती है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और लंबे टाइम के बाद में बच्चे स्कूलों में पहुंचे हैं, तो रौनक अब बढ़ने लगी है। और सुपरटेक को एक और झटका, एनसीडीआरसी ने दिए घर खरीदा को ब्याज सहित रकम लौटाने के निर्देश। ये क्या है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रियल स्टेट फर्म सुपरटेक को घर खरीदारों को भुगतान की गई राशि ब्याज के साथ में वापस करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह आदेश है कि एक घर खरीदार दंपति की याचिका पर दिया है। उन्होंने हरियाणा के सोहना में कंपनी के हिल टाउन प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। वहीं पर इसरो की बात करें तो इसरो का 2022 का पहला मिशन EOS 04 के साथ में 2 उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ये देखिए, इसरो ने सोमवार की सुबह भू निरीक्षण उपग्रह EOS 04 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 5:59 पर उड़ान भरने के बाद 18वें मिनट में ये जमीनी सतह से 534 किलोमीटर ऊंची तय कक्षा में पहुंच गया, जहां पर कक्षा में पहुंचते ही उपग्रह के 16 सोलर पैनल अपने आप खुल गए और इसके बाद में इसरो के कमांड सेंटर से इसका संपर्क भी स्थापित हो गया। तो ये भी इसको भी खबर को प्रमुखता दी गई है, बड़ी और अहम खबर है ये भी। वहीं पर देखिए कि जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के वाद विवाद लगातार चलते आ रहे हैं और उसी को लेकर के बयानबाजी लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ लगातार हो रही हैं। जो चुनाव है उसको लेकर के वाद विवाद जो होते हैं उसको लेकर भी हम आपको पहुंचाते रहते हैं कि किस पार्टी ने किसको क्या कहा। ये वाद विवाद आम बात है, फिलहाल ये आम बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो उसको लेकर के वाद विवाद की स्थिति बनती ही है। हिंदुस्तान में भी यही है कि दूसरे चरण में 62% मतदान हुआ है। वहीं पर फ्रंट पेज पर ही खबर है कि राजधानी में 2 महीने के बाद में स्कूल खुले हैं, तो बच्चे वहां पर पहुंचे तो रौनक लौटने लगी है। तो ये तमाम तरीके की खबरें हैं। बाकी विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो अब 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, तीसरे की तैयारियां लगातार हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो भी 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री भी उतरे हुए हैं, डिप्टी सीएम भी उतरे हुए हैं। तमाम पार्टियां प्रचार में उतरी हुई हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील अब कर रही हैं। और आने वाला समय तय करेगा कि आगे किसके सर पर ताज सजेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।